हम जानते थे कि दुनिया बदलने वाली थी। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए, ज़्यादातर लोग मौन थे। ये कहानी है मैनहट्टन प्रोजेक्ट में प्रमुख भूमिका निभाने वाले एक वैज्ञानिक की, जिनकी गिनती परमाणु बमों के पिताओं में की जाती है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट द्वारा निर्मित परमाणु बमों ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह किया था। एक अभूतपूर्व पॉडकास्ट श्रृंखला वैज्ञान शनिवार में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के दौरान हम आपका परिचय कुछ ऐसे वैज्ञानिकों से करवाएंगे जिनके योगदानों ने सभी बाधाओं को तोड़ते हुए ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीकों को ही बदल दिया। मेरा नाम है रश्मि और इस कड़ी में मैं आज आपका परिचय प्रसिद्ध अमेरिकी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन से करवाऊंगी। इस पॉडकास्ट के पहले भाग में हम रॉबर्ट के बचपन की कुछ कहानियां सुनेंगे जिन्होंने उनके वैज्ञानिक पेशे और व्यक्तित्व को आकार दिया। रॉबर्ट का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर के एक जर्मन इमिग्रेंट और कपड़ों के व्यवसाय में सबसे धनी लोगों में से एक जूलियस ओपेनहाइमर के घर पर हुआ। बचपन में रॉबर्ट अक्सर अपने दादा दादी के घर जाया करते थे। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान रॉबर्ट के दादा ने उनको हीरे की तरह दिखने वाले कुछ चमकदार पत्थर उपहार में दिए। युवा रॉबर्ट इन पत्थरों से मंत्रमुग्ध हो गए और घर लौटते ही अन्य चमकदार पत्थरों को इकट्ठा करके उनका अध्ययन करने में जुट गए। वे अक्सर अपने अध्ययन के परिणाम उस समय के प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिकों को भेजा करते थे, जिसके कारण उन्हें 12 साल की उम्र में ही न्यूयॉर्क मिनरोलॉजी क्लब की सदस्यता हासिल हुई। यह खुशियाँ रॉबर्ट के जीवन में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहीं और उनको बहुत कम उम्र में एक ऐसी दुर्घटना से गुजरना पड़ा जिससे उनके व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ा। रॉबर्ट एक इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी लड़के थे और उन्हें अधिक बातूनी और एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए उनके पिता ने उन्हें एक समर कैंप में भेजा। समर कैंप जाकर भी वह अपनी पसंदीदा लेखकों की किताबों में मग्न हो गए। हालांकि जैसे जैसे कैंप आगे बढ़ने लगा उनके लिए दिन खराब होते गए। रॉबर्ट को लगातार अन्य बच्चों द्वारा धमकाया और चिढ़ाया जाता था। बच्चों की इन हरकतों से परेशान होकर रॉबर्ट ने अपने पिता को एक पत्र लिखकर अन्य बच्चों के व्यवहार के बारे में शिकायत करी। उनके पिता तुरंत समर कैंप के डायरेक्टर से मिले, जिनके कारण अन्य बच्चों का रॉबर्ट को चिढ़ाना व धमकाना समाप्त हुआ। यह पता लगते ही कि रॉबर्ट ने उनके बारे में शिकायत करी थी, बच्चों ने उनका शारीरिक शोषण किया। इस समर कैंप में भी उनको भेजने के लिए रॉबर्ट ने अपने पिता को दोषी ठहराया और उन्होंने इस घटना के बारे में अपना मुंह बंद रखा। यह माना जाता है कि इन घटनाओं के बाद उनमें ऑडिबल कॉम्प्लेक्स विकसित हो गया। इतनी कम उम्र में ऐसी घटनाओं को झेलना किसी के लिए भी कठिन रहा होगा। अगले खंड में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह न्यूयॉर्क का युवा बच्चा दुनिया का एक बेहतरीन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बना। रॉबर्ट ने एक ही वर्ष में तीसरी और चौथी कक्षा पूरी की और आगे 8वीं कक्षा को स्किप भी किया। अपनी स्कूलिंग के अंतिम वर्ष में रॉबर्ट ने केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान में रुचि विकसित करी और अपने विद्यालय से ग्रेजुएट होने पर उन्होंने 18 साल की उम्र में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। हार्वर्ड में पर्सी ब्रिजमैन के थर्मोडायनामिक्स लेक्चर सुनकर उनकी रुचि जल्द ही प्रायोगिक भौतिकी यानी एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में स्थानांतरित हो गई।
हार्वर्ड से अव्वल अंकों से पास होने के बाद रॉबर्ट को कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज में उनकी स्वीकृति के बारे में पता चला। पर्सी ब्रिजमैन के एक सिफारशी पत्र के साथ रॉबर्ट ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड को उन्हें कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। हालांकि इस पत्र में ब्रिजमैन ने स्वीकार किया कि प्रयोगशाला में ओपेनहाइमर के अनाड़ीपन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी प्रतिभा प्रयोगात्मक नहीं थी बल्कि थ्योरेटिकल फिजिक्स थी। परंतु अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रभावित नहीं हुए। रॉबर्ट ने एक और प्रस्ताव पेश करने की उम्मीद में कैम्ब्रिज जाने का फैसला किया और आखिरकार उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1924 में स्वीकार कर लिया। इसी दौरान रॉबर्ट की नकारात्मकता बढ़ने लगी क्योंकि उनके सभी दोस्तों ने अपने लिए जीवन साथी चुन लिए थे। उनकी नकारात्मकता की तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने अध्यापक पैट्रिक ब्लैंकेट को सेब द्वारा जहर देने की कोशिश करी। इस घटना के बाद उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज किया गया। चूँकि रॉबर्ट को पुस्तकों से लगाव था, उन्होंने एक फ्रांसीसी उपन्यास इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम को पढ़ा और इसी उपन्यास ने उनके जीवन में एक मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई। 1926 में उन्होंने कैम्ब्रिज छोड़ दिया और वे गटिंगम विश्वविद्यालय में शामिल हो गए, जहां उन्होंने वेव मैकेनिक्स पर श्रोडिंगर के काम और मैट्रिक्स मैकेनिक्स पर हाइजेनबर्ग के काम को पढ़ा। यह यहाँ था कि उन्होंने कॉन्टिन्यूयम स्पेक्ट्रम पर अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया। रॉबर्ट को अपना काम पसंद आने लगा और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने रिसर्च गाइड मैक्स बॉर्न के मार्गदर्शन में उन्होंने अधिकांश रिसर्च पेपर पब्लिश किए। क्वांटम थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर उनके रिसर्च पेपर ने प्रसिद्ध बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन की स्थापना की, जो आज तक उनका सबसे प्रसिद्ध काम है। रिसर्च में उनकी प्रगति के बाद ओपेनहाइमर को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रिसर्च काउंसिल फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जिसने उन्हें कैलटेक विश्वविद्यालय में लाइनस पॉलिंग के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया। यहाँ उन्होंने केमिकल बॉन्ड की प्रवृत्ति पर काम करने की योजना बनाई, जिसमें ओपेनहाइमर गणित की आपूर्ति करते थे और लाइनस पॉलिंग उनके परिणामों की व्याख्या। हालांकि यह सहयोग तब समाप्त हो गया जब पॉलिंग को ओपेनहाइमर पर अपनी पत्नी एवा हेलेन पॉलिंग के बहुत करीब आने का संदेह हुआ। 1928 में ओपेनहाइमर ने लाइडन विश्वविद्यालय में पॉल अर्लिख के संस्थान का दौरा किया और बाद में स्विट्जरलैंड के ETH ज्यूरिख में क्वांटम फिजिक्स और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा पर वुल्फगैंग पॉली के साथ काम किया। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर ओपेनहाइमर ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली से एक एसोसिएट प्रोफेसरशिप स्वीकार करी। मैं इस खंड को यह उल्लेख करते हुए समाप्त करती हूँ कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिसिस्ट अर्नेस्ट ओ लॉरेंस के साथ भी काम किया और उनके डेटा को समझने में उनकी मदद करी। अगले और खंड में हम फिजिक्स में रॉबर्ट ओपेनहाइमर के योगदानों का संक्षिप्त में वर्णन सुनेंगे। उसके बाद हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें परमाणु बम के पिताओं में से एक के रूप में क्यों माना जाता है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के प्रसिद्ध रिसर्च वर्क थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी, न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम फील्ड थ्योरी में थे। उनके काम ने कई खोजों की भविष्यवाणी करी, जैसे कि न्यूट्रॉन, मीज़ॉन और न्यूट्रॉन स्टार। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन के बाद अगर उनका कोई काम बहुत चर्चित है तो वह है टॉलमन ओपेनहाइमर वुल्कोफ लिमिट।
उन्होंने कॉस्मिक शार थ्योरी पर भी काम किया और कुछ और ऐसे काम करे जिन्होंने क्वांटम टनलिंग की ओर इशारा किया। उनके डॉक्टरेट छात्रों में से एक विलिस लैम्ब ने लैम्ब शिफ्ट की खोज की, जिसके लिए विलिस को 1955 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया। उनकी विविध रुचियों में कभी कभी विज्ञान से उनका ध्यान भी भटका। उन्होंने भगवद गीता के ओरिजिनल संस्कृत वर्जन को पढ़ा था और वे यह मानते थे कि भगवद गीता ने उनके जीवन की फिलॉसफी को प्रभावित किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्हें फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए 3 बार नामांकित किया गया, पर वे कभी नहीं जीते। चलिए अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उनकी भूमिका पर नजर डालें। 9 अक्टूबर 1941 संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने परमाणु बम विकसित करने के लिए एक क्रैश प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। मई 1942 में नेशनल डिफेंस रिसर्च कमेटी ने ओपेनहाइमर को फास्ट न्यूट्रॉन कैलकुलेशंस पर काम करने के लिए आमंत्रित किया। एक ऐसा काम जिसमें ओपेनहाइमर ने अपना पूरा समय लगाना शुरू कर दिया। जून 1942 में अमेरिका सेना ने परमाणु बम परियोजना में अपने हिस्से को संभालने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट की स्थापना की और ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारियां मिलिट्री को सौंप दी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सीक्रेट हथियारों की प्रयोगशाला के प्रमुख के रूप में ओपेनहाइमर को नियुक्त किया गया। ये एक ऐसा विकल्प था जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया, क्योंकि ओपेनहाइमर के राजनीतिक विचार वामपंथी थे और उन्होंने इससे पहले किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व भी नहीं किया था। लगभग उसी समय अमेरिका को पता चला कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग को बर्लिन न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के लीडर अच्छी तरह से जानते थे कि जर्मनी में परमाणु बम बनाने की क्षमता सिर्फ हाइजेनबर्ग के पास थी। यूएस ने फैसला किया कि अगर हाइजेनबर्ग अपनी स्विट्जरलैंड की स्पीच में परमाणु बम का जिक्र करते हैं तो उन्हें वहीं मार दिया जाए। ओपेनहाइमर पूरी तरह से इस विचार के खिलाफ थे और उन्हें राहत मिली जब हाइजेनबर्ग ने स्विट्जरलैंड में बम के बारे में कुछ नहीं कहा। दिसंबर 1943 में एक और प्रसिद्ध फिजिसिस्ट नील्स बोहर लॉस एलमोस प्रयोगशाला में शामिल हुए। यह प्रयोगशाला, जिसे प्रोजेक्ट वाई के रूप में भी जाना जाता है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित एक गुप्त प्रयोगशाला थी जिसे पहले परमाणु बम का डिजाइन और निर्माण करने का कार्य दिया गया था। यह बम कितना खतरनाक हो सकता है, यह अच्छी तरीके से जानने के बाद नील्स बोहर भी युद्ध में परमाणु बम के उपयोग के सख्त खिलाफ थे। सोलह जुलाई 1945 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किए गए परमाणु बम का परीक्षण किया गया। बम के विस्फोट को देखकर ओपेनहाइमर ने भगवद गीता के एक उदाहरण को उद्धृत किया, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, दुनिया को नष्ट करने वाला। बाद में इस बम का प्रयोग हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया, जिसमें लगभग 3 लाख लोग मारे गए और कई लकवाग्रस्त हो गए। इस घटना के बाद ओपेनहाइमर ने दुख प्रकट किया, क्योंकि यूएसए ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक रॉबर्ट विल्सन को वादा किया था कि वे इस बम का प्रयोग जंग जीतने के लिए नहीं करेंगे। जब लोगों ने उन्हें परमाणु बम बनाने में उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी, तो ओपेनहाइमर एक दुविधा में पड़ गए कि वे हंसें या रोएं। मैं उन्हें फिर से उद्धृत करते इस खंड को समाप्त करती हूँ। हम जानते थे कि दुनिया बदलने वाली थी। कुछ लोग हंसे,
कुछ लोग रोए, ज़्यादातर लोग मौन थे। कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट दिलचस्प लगा और आप चाहते हैं कि हम इन्हें जारी रखें, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और उत्कल डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आशा करते हैं कि विज्ञान शनिवार के अगले एपिसोड में आप हमें फिर से ज्वाइन करेंगे, जहां हम रोज़लिंड फ्रैंकलिन के जीवन और वैज्ञानिक समुदाय के सबसे बड़े विवादों में से एक पर चर्चा करते हैं।